तो हम लोग फॉस्फेजीन्स पढ़ रहे थे और कुछ प्रिपरेशन मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसमें डिस्कस की थी। आज जो हम बात करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज पर आगे फर्दर और बात करेंगे और वो बात करेंगे हम कि अगर हम अल्कोहल्स के साथ में या फिर अल्कोक्साइड्स के साथ में इस फॉस्फेजीन की रिएक्शन अगर हम करवाएं तो किस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। सो हम यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहल्स। जैसे मान लीजिए कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए, ये इथेनॉल हमने ले लिया या फिर हमने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, ये सोडियम इथॉक्साइड है ना। और दोनों ही क्या है, दोनों ही सूरतों में हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इथॉक्साइड। या हम अल्कोहल लें या हम सोडियम इथॉक्साइड लें, दोनों ही स्थितियों। अब होगा क्या, सेम वही कि जो क्लोरीन है वो हमारे पास यहाँ रिप्लेस हो जाएगी इस एल्कोक्साइड ग्रुप से या इस इथॉक्साइड ग्रुप से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके देखते हैं कि किस तरह से ये इथॉक्साइड H5C2 H5C2 5C2 इस तरह से ये सारे के सारे जो क्लोरीन्स हैं वो इस इथॉक्साइड से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। नाउ अब जो चीज होगी वो क्या होगी, वो होगा आइसोमेराइजेशन। हम इसको फर्दर और हीट अगर हम करते रहते हैं तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, आइसोमराइज करेगा, आइसोमेराइज। अब आइसोमराइज में आपको मालूम है कि जो कोई भी एक ग्रुप है वो इसी में कहीं ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर होता क्या है, ये इथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ से ये डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ इस तरह से ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से सभी जो रिएक्शंस हैं उन सभी में आप इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप इसको इस तरह से शो करते हो तो हमारे पास में क्या बन के आएगा, हमारे पास में कुछ इस तरह की स्पीसी बन करके आएगी। जैसे कि मैं पहले डबल बॉन्ड हटा दूं, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ क्या बचेगा, ये हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के देखते हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन था यहाँ पे, है ना, ये जहां पर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है इस तरह से, ये ऑक्सीजन जो है वो अब फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वहां पर ये जो C2H5 पॉजिटिव जो इथाइल कैटायन हमें मिला है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा C2H5 इस तरह से। ठीक है, और ये आपके पास में जो इथॉक्साइड था वो इथॉक्साइड सेम उसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सभी के साथ में और शो कर सकते हो। ये जितने भी नाइट्रोजन हैं वहां पे इथाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, ये जाएगा और ये हमारे पास में जो इथॉक्साइड है वही रहेगा। तो ये एक कंपाउंड हमें मिलता है आइसोमराइज होकर के। ठीक है, अगर आप बेंजीन के साथ में रिएक्शन देखें तो क्या होता है, अब बेंजीन के साथ में एक डिफरेंट तरीके की रिएक्शन होती है। कैसे होती है, तो इसी में थोड़ा सा मैं भी आपको हम डिलीट करके और फिर इसी में दिखाते हैं। अब यहां होगा क्या कि एक एक करके और जो सभी क्लोरीन्स हैं वो इस फेनिल ग्रुप जो है उसके साथ में कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि ये पहले इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्लोरीन निकलेगा जब इथॉक्साइड के साथ में, जो सोडियम है या हमारे पास में हाइड्रोजन था, अगर हमने डिपेंड करता है हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया हुआ था या हमने
अल्कोहल लिया होता तो वहां अल्कोहल अगर हम लेते तो हाइड्रोजन H प्लस निकलता और सोडियम इथॉक्साइड लेते तो सोडियम निकलता, तो उसके साथ में ये जो क्लोरीन है वो ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से 6 NaCl या फिर 6 HCl यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, इससे पिछले वाली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में। सो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बेंजीन के बारे में कि बेंजीन किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास में है C6H6 और ये एनहाइड्रस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो ऐसा एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लेते हैं और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये जो दो क्लोरीन्स हैं सबसे पहले ये रिप्लेस होंगे, तो हम यहाँ पे दो बेंजीन बना देते हैं और इस बेंजीन को भी आप इस तरह से शो कर सकते हो कि C6H5 ये और एक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से शो कर दिया, ठीक है ना। नाउ अब होगा क्या, सेम वो ये कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस तरह से एक्चुअली ये सारे के सारे हाइड्रोजन है ना बेंजीन में, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से प्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन रिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और जो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा C6H5 नेगेटिव और H प्लस आयन। ये जो हमारे पास में C6H5 माइनस बना है वो इस क्लोराइड आयन की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, इस तरह से दिखा सकते हो C6H5 C6H5, ठीक है, इस तरह से क्लियर। इसी तरह से ये एक स्टेप में होता है। दूसरा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा डाइफेनिल डेरिवेटिव। डाइफेनिल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो दो फेनिल्स हैं वो आकर के अटैच हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही रहेगा क्लोरीन क्लोरीन, ये सब क्लोरीन रहेगा, ये सारा का सारा क्या है, क्लोरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर दो C6H6 जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, रिएक्शन करके वही आप यहाँ पर C6H5 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 और C6H5 और ये दो क्या रहेंगे, ये क्लोरीन। फर्दर आप इसकी और अगर आगे रिएक्शन करवाते हो वही सेम दो बेंजीन के साथ में और जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि जो सारे के सारे जो क्लोरीन्स हैं, अब ये वाले जो क्लोरीन्स हैं ये दो भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ आपके पास में आ जाएगा C6H5, मतलब जो हेक्साफेनिल डेरिवेटिव है वो हेक्साफेनिल डेरिवेटिव हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। ये हेक्साफेनिल डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे दो ये और ये दो फेनिल, और यहाँ पे जो मिलेगा इससे पहले वो क्या था, वो टेट्राफेनिल डेरिवेटिव था, ये टेट्राफेनिल डेरिवेटिव था और इससे पहले जो हमारे पास मिला था वो क्या था, वो डाइफेनिल डेरिवेटिव था, ये जो है वो डाइफेनिल डेरिवेटिव। तो इस तरह से बेंजीन के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में जो बेंजीन है वो रिएक्शन करके और हेक्साफेनिल जो फॉस्फेजीन है वो बनाती है, या हेक्साफेनिल डेरिवेटिव बनता है। इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस को अगर हम यहाँ देखें तो एक रिएक्शन ये करते हैं किसके साथ में, रिएक्शन विथ लेड फ्लोराइड के साथ, लेड फ्लोराइड के साथ। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले एक रिएक्शन बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्राइमर है वो टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप साइक्लिक फॉस्फेजीन्स की क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फेजीन की, तो वहां पे जो ट्राइमर है वो टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसकी लिमिटेशन थी कि जो पॉलीमराइजेशन है वहां पे ये जितने भी ये ग्रुप्स हैं, जो ये जो क्लोरीन ग्रुप्स हैं, ये क्लोरीन ग्रुप्स अगर बल्की होते हैं, ये क्लोरीन ग्रुप्स अगर हमारे को क्या मिलते हैं, बल्की बल्की, तो ये बल्की होते हैं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ देखने को क्या मिलता है कि केवल एक क्लोरीन ही रिप्लेस हो पाता है और रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो होती है, और रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगी तो जो पॉलीमराइजेशन है वो भी स्लो हो जाता है। तो वहां पर रिंग ओपनिंग
होकर के और पॉलीमर न बन करके क्या बनता है, जो ट्राइमर है, ये जो ट्राइमर है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब PnCl2 4 वो टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है जब हम किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, जब हम इस लेड फ्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ सीधा कि आपने ट्राइमर लिया और यहाँ पे आपने क्या किया, लेड फ्लोराइड लिया और इसकी जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन जो हुआ, एक तो क्या हुआ कि ये जो Cl है उसका एक फ्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, मैंने जैसे अभी बताया था कि फ्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक सिंगल जो ग्रुप है वो, ठीक है ना। और ये जो ट्राइमर था, ये हमारे पास जो ट्राइमर था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर कई और दूसरे अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि एक रिएक्शन ये करते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि ये ट्राइमर है। अच्छा, जिस तरह से मैं ट्राइमर की रिएक्शन बता रहा हूँ, अगर एग्जाम्स में वो टेट्रामर के लिए पूछेगा तो आप टेट्रामर के लिए बना दीजिएगा। सिर्फ करना ये है कि ये जो क्लोरीन है वो वहीं पर एज इट इज रहेंगे और ये एक टेट्रामर रिंग बन जाएगी। चार जो मोनोमर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इसको आपने पहले पढ़ा होगा, देखा होगा, तो मैं आपको एक टेट्रामर, अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ टेट्रामर। देखो यहाँ पे फास्फोरस और ये होता है नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको इस तरफ बना देते हैं तो थोड़ा सा फास्फोरस के ये डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर इससे फास्फोरस जुड़ा होता है, फिर इससे नाइट्रोजन जुड़ा होता है, फिर इससे फास्फोरस जुड़ा होता है, फिर इससे नाइट्रोजन, फिर इससे फास्फोरस और इससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से फास्फोरस। और अल्टरनेट जो है वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड्स लगा दोगे। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप लगाओगे तो ये डबल हो गया और फिर यहाँ पे डबल हो गया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से। और जितने भी फास्फोरस हैं इन सब पे क्या हो जाएगी, क्लोरीन। ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये बना के इसलिए दिखाया क्योंकि टेट्रामर भी ये रिएक्शन करते हैं और आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान आपको ना रहे कि टेट्रामर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है। तो इस तरह से तो ये जो क्लोरीन्स हैं ये धीरे धीरे आपकी जैसी भी रिएक्शन ट्राइमर में देखी है वैसी ही रिएक्शंस आप इन क्लोरीन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी देख सकते हो, टेट्रामर के साथ में भी देख सकते हो। तो अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ में, चलो हम वापस यहाँ पर आते हैं, तो हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट मतलब RMgX। इस RMgX के साथ में अगर हम रिएक्शन देखें तो ये यहाँ पे ये अब R जो है हम फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे C6H5 Mg Br ना लेकर के चलो Cl ले लो क्योंकि हमने यहाँ पे भी Cl लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से बन सकता है, या फिर हम Br भी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब Br के साथ में भी इसको कर सकते हो, सिर्फ जो अदर प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ चेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो क्लोरीन्स है वो सारे के सारे क्लोरीन फेनिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो फेनिल ग्रुप है C6H5 C6H5 इनके साथ में रिप्लेस हो जाएगा, ये C6H5, ये C6H5। इससे पहले अगर आपको याद होगा, अभी इससे पहले हमने क्या बनाया था, जो एथाइल ग्रुप था वो रिप्लेस हुआ था, है ना। ये यहाँ पे ये भी फेनिल ग्रुप रिप्लेस हुआ था बेंजीन के साथ में जब हम करवाई थी। इसी तरह से हम इसके साथ में भी करवाएंगे तो भी ये इसी तरह से C6H5 और ये C6H5 इस तरह से हेक्साफेनिल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे 6 फेनिल आ गए तो हेक्साफेनिल डेरिवेटिव बनता है। और साथ में क्या बनेगा, वही MgCl2, क्योंकि हमने यहाँ सारे के सारे Cl लिए हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे 6 इसको रिप्लेस कराया तो 6 यहाँ पे ये ले लो, मतलब ये 6 बना लेगा और 12 क्लोरीन यहाँ से निकल गए। तो ये इस तरह से अगर आप ब्रोमीन बनाते तो क्या होता, वो 3 मॉलिक्यूल बनते MgCl2 के और 3 मॉलिक्यूल बनते MgBr2 के। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेंजी जो फेनिल ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। इसी तरह से एक रिएक्शन ये देते हैं
पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में। सो रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनाइड, इस पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में हम रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो ये जो पोटेशियम थायोसाइनाइड है ये क्या है, ये K+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CNS में थायो जो ग्रुप है उसमें। तो ये थायोनेट है, ये H पोटेशियम है। तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो एक्चुअली होगा क्या, ये जितने भी क्लोरीन्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी क्लोरीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सब की जगह क्या आ जाएगा, इन सब की जगह पे थायोसाइनाइड ग्रुप आ जाएगा। तो आप इस तरह से शो कर सकते हो, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे भी HCN और SCN, तो ये क्लोरीन सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे और ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक थायोसाइनेट, ये हेक्साथायोसाइनेट जो एक डेरिवेटिव है वो फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो सोडियम फ्लोराइड के साथ। अगर आप सोडियम फ्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल क्या हो जाएगा, ये एसीटोनाइट्राइल। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ पे जितने भी क्लोराइड थे वो सारे के सारे, क्योंकि NaF के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, ये Na+ बनाएगा और F- बनाएगा। तो ये जो Cl- यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये Cl- किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये फ्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब की जगह आप फ्लोराइड लिख दो, ये सारे के सारे फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो गए। तो ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड जो एक हेक्सा डेरिवेटिव है वो मतलब फ्लोराइड का, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ रिएक्शंस थी। इसी तरह से एक ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। ये बेसिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन एटम है, जो हम यहाँ पे अगर बात करें, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में एक लोन पेयर भी है। इन जितने भी नाइट्रोजन यहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, इन सबके पास में लोन पेयर है। और आपको पता है कि अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो और वो डोनेट कर दिया जाए तो वो जो सब्सटेंस है वो कैसे बिहेव करने लगेगा, वो बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये हमारे पास में जो ट्राइमर यहाँ पर प्रेजेंट है, ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ये ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड क्या करेगा, एज अ बेस बिहेव करने लगेगा। ये एक बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब भी ये किसी के साथ में बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, हमने यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाया, तो ये 3 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ये क्या करेगा, ये इस तरह से रिएक्शन कर देगा, PnCl2 का होल थ्राइस और साथ में 3SO3। ये मैंने खोल के लिखा हुआ है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि PnCl2 ये। तो इसकी रिएक्शन जब आप करवा रहे हो तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये एक एडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये 3 नाइट्रोजन जो हैं उस सल्फर ट्राइऑक्साइड के ये जो सल्फर के पास में एक खाली ऑर्बिटल है उसको ये इलेक्ट्रॉन अपने प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना। और इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म, ऐसे ही यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ में सल्फर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस तरह से इस नाइट्रोजन। तो इस तरह से एक एडक्ट प्रोडक्ट आप यहाँ पे बता सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, आप HClO4 के साथ में रिएक्शन करा दोगे। तो HClO4 के साथ में करा देंगे तो जहां पे HO3 हमारा आया था वहां पे क्या आ जाएगा, HClO4 आ जाएगा। इस तरह से क्या करा सकते हो आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो ये भी लुईस बेस है, लुईस एसिड है, सारे लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड के पास में एक क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। वो एम्प्टी ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे
ये इस तरह से, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। अब इसके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, ये दो के साथ होता है, ये यहाँ पे एक के साथ होता है, यहाँ पे 3 के साथ होता है। इसी तरह से टेट्रामर, जो अगर ये तो हम ट्राइमर की रिएक्शंस देख रहे थे, इसी तरह से हम टेट्रामर की रिएक्शन देख सकते हैं, मतलब कि PnCl2 4। ये हमारे पास में जो टेट्रामर है, ये भी HClO4 के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन करें तो ये दो मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्शन करेगा और PnCl2 2HClO4 ये एडक्ट फॉर्म कर देगा। तो ये सारी की सारी कुछ रिएक्शंस थी, जिन रिएक्शंस के बेस पर हम यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के कंपाउंड किस तरह से हम फॉर्म करते हैं या बनाते हैं, जिनका अलग अलग तरीके का यूज होता है। नाउ अब ये जो हमने ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो ट्राइमर फॉर्म में है वो देखा, या टेट्रामर फॉर्म में वो देखा, तो अगर इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें कि किस तरह का बॉन्डिंग नेचर होता है, यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों का मतलब जो ट्राइमर है वो और जो टेट्रामर है वो, ये दोनों अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, या इनका जो बॉन्डिंग नेचर है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ट्राइमर जो है वो किस तरह की बॉन्डिंग में रहता है। ये जो ट्राइमर है, अगर हम इसे देखें तो ये क्या बनाता है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। 6 मेंबर्ड एक रिंग फॉर्म करता है, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हो, है ना। जब आप इसको देखते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जहां पर 3 मेंबर्स तो फास्फोरस और 3 मेंबर क्या हैं, ये नाइट्रोजन्स। तो कुल मिला के 6 मेंबर्ड एक ये रिंग बनती है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस तरह से। तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो रिंग बनी है 6 मेंबर्ड, ये क्या होती है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लानर होती है। एक प्लानर रिंग जो है वो यहाँ पे फॉर्म करती है, और इसमें एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मतलब ये जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये डबल बॉन्ड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं, ये पूरी रिंग के अंदर रोटेट करता रहेगा। कैसे करेगा, जैसे अब अगर आप इसको देखो यहाँ, तो जो ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, और जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ देखो ये वाला जो है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अब ये क्या हो गया, अब ये डबल हो गया। इसी तरह से फिर ये डबल हो गया और ये डबल हो गया। तो जो सिंगल बॉन्ड्स थे वो डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड्स थे वो सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस है यहाँ पे ये शो करता है, जिसकी वजह से ये डिलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है, और यहाँ पे सारे का सारा अब क्लोरीन शो। तो इस तरह से ये क्या बनाते हैं, तो पहली चीज हमने देखी कि 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। दूसरा चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज ये देखी कि ये जो रिंग होती है ये कैसी होती है, प्लानर होती है। और तीसरी चीज क्या देखी, ये रेजोनेंस शो करते हैं, और रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड जो कंपाउंड है वो फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारे पास था ट्राइमर, ये हमारे पास क्या था, ट्राइमर। ये इस तरह की जो बॉन्डिंग है वो ये दिखाता है। नाउ अगर हम इसके टेट्रामर की बात करें, टेट्रामर ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा या किस तरह की बॉन्डिंग दिखाएगा, वो हम बात करें तो ये जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है वैसा देता है। अगर आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा हो, साइक्लोहेक्सेन, वहां पर आपको याद होगा साइक्लोहेक्सेन पकड़ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और चेयर फॉर्म और जो बोट फॉर्म है, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आपने कन्फॉर्मेशंस पढ़े होंगे, और कन्फॉर्मेशंस में साइक्लोहेक्सेन की कन्फॉर्मेशन देखी होगी, जहां पे वो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोट लाइक कन्फॉर्मेशन और चेयर लाइक जो कन्फॉर्मेशन है उस फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, वो इस तरह से कुछ रहता था।
ये बोट फॉर्म होती थी, और इसी तरह से एक चेयर फॉर्म होती थी। तो ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता था? ये चेयर फॉर्म रहती थी। ऐसे ही ये भी पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा साइक्लोहेक्सेन की तरह, और इसमें जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है वो अल्टरनेट एटम्स के रूप में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? ये ऑल्टरनेट जो बॉन्ड्स हैं वो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स ये शो कर रहा होता है इस तरह से। ये नाइट्रोजन, इस तरह से ये नाइट्रोजन, और ये फास्फोरस इसके साथ में अटैच है, और ये क्या बन जाएगा? ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इससे ऐड होगी, और यहाँ ये क्या करेगा? ये यहाँ पर एक फास्फोरस है, उसके साथ में ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इसका क्लोरीन 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 क्लोरीन, इस चार जो फास्फोरस हैं वो क्लोरीन से सैचुरेट वो रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। तो ये एक क्या बन गया? बोट कन्फर्मेशन बन गया, बोट कन्फर्मेशन फॉर्म। तो एक तो ये बोट कन्फर्मेशन बना था, दूसरा ये किस फॉर्म में रहेगा? ये रहेगा चेयर कन्फर्मेशन। तो चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनेगी? तो चेयर कन्फर्मेशन बना दो इसकी, शुरू करें, यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये इन दोनों के बीच का फास्फोरस, और इस फास्फोरस पर दो क्लोरीन, ठीक है ना? ये नाइट्रोजन हो गया। अब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा फास्फोरस, और ये फास्फोरस, और इस फास्फोरस पे क्या बनाओगे? दो क्लोरीन, इस फास्फोरस पे दो क्लोरीन। नाउ अब क्या होगा? ये जो फास्फोरस है ये यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ में, और ये जो फास्फोरस है वो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ, और ये फास्फोरस जिसके पास में दो क्लोरीन। तो इस तरह की एक ये चेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? ये एक क्या है? चेयर कन्फर्मेशन। तो जो ट्राइमर है वो हमने देखा कि 6 मेंबर्ड रिंग, प्लानर और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर इस तरह से ये शो करता है, जबकि जो हमारे पास में जो टेट्रामर है वो टेट्रामर बकल्ड रिंग स्ट्रक्चर शो करता है साइक्लोहेक्सेन की तरह, जो एक बोट कन्फर्मेशन में और चेयर कन्फर्मेशन में रहती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसी पर, जो बॉन्डिंग ऑफ नेचर है, कि अब ये इन सारी की सारी जो हमारी स्ट्रक्चर्स थी, ये सारी की सारी जो हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर आ रही हैं, चाहे वो हमारे पास में टेट्रामर की आ रही हैं या ट्राइमर की आ रही हैं, इन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ बातें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि जैसे पहले तो जो फॉस्फेजीन्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? अनसैचुरेशन प्रेजेंट, अनसैचुरेशन अनसैचुरेशन प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि जो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बना करके इसको थोड़ा सा और आसानी देंगे हमें समझने में, बताने में। तो देखो, एक तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है? अनसैचुरेशन दिख रही है। दूसरा क्या है कि फास्फोजीन में दो जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले इस नाइट्रोजन पर बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन में दो कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम और 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस एटम प्रेजेंट है। मतलब कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन जो है वो क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ये वाला, एक ये, मतलब दो कोऑर्डिनेशन। नाइट्रोजन जो है वो कितने फास्फोरस से घिरा हुआ है, ये आप मान के चलो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर नाइट्रोजन की कितनी आ रही है? नाइट्रोजन की आ रही है 2। अब देखो 2 कैसे है कि ये वाले फास्फोरस और इस वाले फास्फोरस के साथ में ये अटैच्ड, ठीक है? तो इसका मतलब नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर आया ये 2, और फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अगर हम फास्फोरस की बात करें तो मान लीजिए कि ये फास्फोरस है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो दो क्लोरीन है इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया?
नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो आप यहां बता सकते हो कि फॉस्फोजीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो 2 कोऑर्डिनेटेड है और जो फास्फोरस एटम है वो 4 कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि जो दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, इन दोनों की खास बात पता है क्या? दोनों की खास बात ये है कि ये फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हैं? वो हैं 5 दोनों के, चाहे हम इसमें बात करें नाइट्रोजन में या हम बात करें इस फास्फोरस में। ठीक है कैसे? तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन 7 होता है, कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p3, ये सेकंड शेल है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। अगर हम यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15। कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 15 हो गया ना? 2 2 4 6 10 12 3 15। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5-5। अब ये जो 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 5-5 इलेक्ट्रॉन्स में जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? तो हम वापस आते हैं अभी यहाँ पे और ये बात करते ये। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इस फास्फोरस की। ये फास्फोरस, अब ये जो फास्फोरस है वो क्या बना रहा है? इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा और पांचवा। मतलब कि इस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बना रहे हैं? वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो चलो हम यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब इस नाइट्रोजन में देखो तो कितने बॉन्ड बना रहा है? ये केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, है ना? तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। मतलब नाइट्रोजन के जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो अगर इसको आप इस तरह से लिख दो, और यहाँ पे या फास्फोरस के लिए बना दो, और फास्फोरस क्योंकि 3 आ गया है तो 3 में डी भी होता है, इस तरह से। तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आती है, और 1 ये 5 और यहाँ पर आप अगर भरते हो तो ये क्या हो जाता है? ये 3s2 और ये 3p5। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब ये एक्साइटेड फॉर्म में होगा फास्फोरस, तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो स्थिति कुछ इस तरह की होगी, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ये रखेगा। अब इसमें से इसकी बात करते हैं पहले, नाइट्रोजन और यहाँ पे फास्फोरस। तो मैंने जैसे अभी नाइट्रोजन में बताया, तो नाइट्रोजन में क्या होता है? ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है,
जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं। ये वाला जो बॉन्ड है 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये वाला एक जो दूसरा ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो पाई है, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। मतलब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो ये जो बचेगा ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा पाई बॉन्ड। इसको हम देखेंगे अभी कैसे बनाएगा। अब हम इधर फास्फोरस पे बात करें तो फास्फोरस में अगर आप देखते हो तो मैं आपको बताया जैसे ये फास्फोरस है, यहाँ पे ये फास्फोरस, इस फास्फोरस का एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, मतलब आप इसको यहाँ दिखाओ, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इस नाइट्रोजन के साथ में ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इसके साथ में ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है, ये पाई बॉन्ड। मतलब इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 क्या बना लेंगे, ये सभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक बात। सो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ बातें समझ में आई कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में ही क्या है, 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए काम में आते हैं। एक लोन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग उसमें रहता है ऑर्बिटल में, और एक अनहाइब्रिड वो रहता है जो कि अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअली इसमें sp2, और यहाँ पे फास्फोरस को अगर हम देखें तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिड, ये क्या है, अनहाइब्रिड। और यहाँ पे इसको अगर हम देखें जो 3D में पहुंच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा है, ये भी अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड। तो ये अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस sp2 हाइब्रिड में से ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये वाला और ये तो क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा फास्फोरस के साथ में। और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाता। और इसका ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस के इस वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे फास्फोरस को समझ लो कि फास्फोरस के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये चारों सिग्मा बॉन्ड्स आपने यहाँ पर देखे, ठीक है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का नाइट्रोजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। सो आई थिंक ये चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह से ये यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। तो इन सभी एविडेंस को देखते हुए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पी पाई डी पाई टाइप का बॉन्ड बनता है पाई। अब देखो ये वाला तो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल था वो कैसा था, वो था पी। यहाँ पे ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कैसा है, डी। और ये जो पी और डी है ये आपस में जब कांटेक्ट कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड कैसा बन गया, पी पाई डी पाई नेचर का। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, पी पाई डी पाई टाइप की आ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो साइक्लिक कीटोन्स हैं, ये प्लानर 6 मेंबर्ड रिंग और ये सब मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। अब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखो या इस तरह से, तो इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में क्या है। तो जितनी चीजें हमने अभी ऊपर स्टडी की हैं वो सारी की सारी चीजें हमें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ये फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, इससे जुड़े हुए ये, ठीक है। अब इस फास्फोरस पे क्या है और नाइट्रोजन पे क्या है उस पर देखते हैं। अच्छा पहले हम यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा दें, जैसे कि ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। इसी तरह से ये फास्फोरस क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, और ये फास्फोरस क्लोरीन के साथ और क्लोरीन। ना अब इन पर बचा क्या हुआ है, एक इस
फास्फोरस के पास में बचा हुआ है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का E पर जो एक ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो। ऐसे ही नाइट्रोजन पे क्या बचा हुआ है, नाइट्रोजन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स जो ये वाले थे, ये वाले जो लोन पेयर्स थे, ठीक है ना। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेम आप दिखा दो इस पर और इस पर, ऐसे ही फास्फोरस के पास में एक, फास्फोरस के पास में एक, नाइट्रोजन के पास में ये एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, लोन पेयर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और ये जितने भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो प्रेजेंट है, ये कभी इसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, और कभी ये इसके साथ ना बना करके ये इसके साथ में बॉन्ड्स फॉर्म कर ले। तो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं फटाफट से इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना करके दिखाऊं तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है नाइट्रोजन और इसके पास में एक ये ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास में क्या है, एक ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड, और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑर्बिटल इसके पास में ये हाइब्रिड है लेकिन इसमें क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, ये भी क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड को H से लिख देता हूं फटाफट से ना, हाइब्रिड, ये हाइब्रिड। और ये क्या है, ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस में क्या होगा, ये फास्फोरस है, ठीक है। अब इस फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 ऑर्बिटल, ये इस तरह से, ये 5 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ऐसे से और सभी के पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक ऑर्बिटल इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं, ये क्या है, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड। और बाकी के क्या है, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये वाला भी हाइब्रिड और ये वाला भी। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं, sp3। और यहाँ पे 2 हाइब्रिड, सॉरी 3 हाइब्रिड है, एक ये और एक ये, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है इनमें, और यहाँ आप इसकी जो बॉन्डिंग नेचर है उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारी की सारी जो फॉस्फोजीन्स है वो समझ में आ गई होगी। लास्ट में फटाफट से मैं फॉस्फोजीन्स के यूज बता देता हूँ। तो ये कैटलिस्ट की तरह हम इसे यूज करते हैं सिलिकॉन्स में, और इसी तरह से जो इंजरी हो जाती है कैसी, जो फ्लेम इंजरी